नमस्कार। 29 जुलाई 2020 इस दिनांक को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वो निर्णय है इस देश की शिक्षा नीति तय करने वाला। वैसे देखा जाए तो ये निर्णय बहुप्रतीक्षित था। 1986 में इस देश को एजुकेशन पॉलिसी मिली थी। उसके बाद में लगभग 34 वर्षों का समय निकल गया और अपने देश को एक स्वतंत्र शिक्षा नीति अभाव में ही रह गई। इसलिए सबसे पहले अभिनंदन करना होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का कि एक अच्छी नीति इस समाज को आपने पाकर दी है। मैं इस नीति का बहुत ही अंतःकरण से स्वागत करता हूं। मेरे दृष्टि से इस शिक्षा नीति के 4 गुण ऐसे है, 4 विशेषताएं ऐसी है तो इस शिक्षा नीति के परिचय के लिए पर्याप्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात ऐसी है कि ये जो शिक्षा नीति है वो समग्र शिक्षा नीति है। समग्रता से ही उसकी ओर देखना, इसके लिए बहुत ही आशादायक चित्र है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी इस समाज को मिली है। दूसरी बात मेरे ध्यान में आती है कि यह इंटीग्रेटेड है, एकात्म है। पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक हमें इसमें एक श्रृंखला नजर आती है और इसलिए मैं कहूंगा कि ये इंटीग्रेटेड है, एकात्म है, टुकड़ों टुकड़ों का विचार करने वाले नहीं है। तीसरी विशेषता इससे भी महत्वपूर्ण है और वो है कि ये शिक्षा नीति इंक्लूसिव है, ये सर्वसमावेशी है। इस देश के सामाजिक, आर्थिक सब प्रकार के स्तरों को, महिला पुरुष ऐसे सभी वर्गों को एक शिक्षा की दृष्टि से एक समताधिष्ठित योजना देने वाली बात है और इसलिए मैं उसको कहूंगा कि एक सर्वसमावेशकता इस शिक्षा नीति की एक विशेषता है। और चौथा है, यह शिक्षा नीति भविष्यवेधी है, फ्यूचरिस्टिक है। 20 साल का समय इस शिक्षा नीति ने अपने पूरे अमल के लिए लिया है और 20 साल के बाद में या 20 साल के दौरान जो भी चित्र उभर कर आएगा शिक्षा के बारे में, उसकी एक व्यवस्थित रचना इस शिक्षा नीति में बनाई हुई दिखाई देती है। इसलिए बहुत सालों के पश्चात इस देश को एक शिक्षा नीति प्राप्त हुई है और इस शिक्षा नीति की बड़ी विशेषताएं हमें ध्यान में लेनी है। मैं शिक्षा नीति के प्रावधानों के बारे में कम बोलूंगा। इसका जो अप्रोच है उस अप्रोच के बारे में अधिक बोलना मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन कुछ बातें तो जरूर आएगी जो प्रावधान की है। देखिए, इस शिक्षा नीति ने एक तय किया है कि आयु 3 से लेकर, यानी 3 की आयु पूर्ण करने से लेकर आयु 18 तक छात्र के जीवन को एक बहुत ही बड़ी तसल्ली देने वाला विषय है कि ये सारा समय राइट टू एजुकेशन में समाविष्ट किया जाए, ऐसा इस नीति ने कहा है। कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। अभी तक इसमें ये 3 से लेकर आगे चलने वाली रचना नहीं थी और इसलिए पूर्व प्राथमिक को भी ध्यान में लिया है और राइट टू एजुकेशन को इस दृष्टि से अमेंड करके उसको एक व्यापक स्वरूप देने का काम इसमें किया है। आज हमें ऐसा दिखाई देता है कि हमारे 2 करोड़ बच्चे शिक्षा के परिधि के बाहर है। उनको शिक्षा में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी एक सबल उपाय योजना करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये विशेषता उसको उस उपयोग में लाने के लिए बड़ी उपयुक्त रहेगी। इस शिक्षा नीति ने अपने
दो उद्दिष्ट सामने रखे हैं। एक उद्दिष्ट है वाइब्रेंट इंडिया, गतिमान प्रगतिशील भारत, और दूसरी है इक्विटेबिलिटी, समानता, सबको समान पद्धति से उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की है। इसलिए वो कहते हैं कि ये एक वाइब्रेंट है, इक्विटेबल है, और ऐसी शिक्षा के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता शुरू के मुद्दे में जो आती है वो है आज जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कुल पात्र छात्रों के लिए सक्षम नहीं है। उसको 100% करने का विचार इस पॉलिसी ने किया है। 20 से 30 तक यानी 2030 तक ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% हो जाएगा, जिसमें छात्राएं भी आएगी, छात्र भी आएंगे। एक बड़ा सामाजिक अप्रोच, सामाजिक दृष्टिकोण मुझे इस बात में दिखाई देता है, इसलिए मैं पहले ही उसका उल्लेख करता हूं कि ये एक सामाजिक दृष्टिकोण को पनपने वाली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में दूसरी भी एक बात ध्यान में आती है कि जो ड्रॉप आउट की समस्या हमारे यहाँ होती है, विशेषतः छात्राओं के बारे में ड्रॉप आउट की समस्या होती है कि बीच में ही वो शिक्षा छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे सामाजिक कारण रहते हैं, आर्थिक कारण रहते हैं। इस शिक्षा नीति ने तय किया है कि सब प्रकार की उपाय योजना करके, सब प्रकार के प्रावधानों की उपलब्धता करते हुए 20 से 30 तक ये ड्रॉप आउट रेट 0 तक, 0 तक लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना इसमें बनाई है। इसने विचार भी किया है एक और वो है स्पेशल एजुकेशन जोन्स निर्माण करना। ये स्पेशल एजुकेशन जोन ये एक नई कल्पना है। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में सुना है। यहाँ उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई प्रदेश है कि जहाँ शिक्षा की मात्रा, शिक्षा का अनुपात बहुत कम है, सामाजिक दृष्टि से वंचित छात्रों को शिक्षा नहीं लेने आती, तो ये एक एकेडमिक इकोनॉमिक जोन जैसे एक एजुकेशन जोन अपने देश में उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। जगह जगह इसके बारे में कोई सर्वेक्षण किए जाएंगे और ऐसे रीजन्स को, ऐसे एरिया को निश्चित करके, आइडेंटिफाई करके उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने का एक प्रावधान इसमें हमारे लिए दिखाई देता है। आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन केयर। बहुत ही बच्चे के प्रारंभ के अवस्था में ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और ये करते समय दो समस्याओं को ध्यान में रखा है। एक लिटरेसी, साक्षरता, और दूसरी न्यूमरसी, अंक गणितों के बारे में होने वाली समस्या। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि 5वीं का छात्र पहली का गणित भी नहीं ले सकता, 9वीं का छात्र को अपना नाम भी ठीक तरह से लिखना कठिन लगता है, 10वीं का छात्र 5वीं का अंग्रेजी नहीं बोल सकता। दिखने में ये बातें लोगों को रंजक लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि शिक्षा की व्यवस्था अगर उसमें करना आवश्यक था, जो नहीं हुआ, इसलिए ये बातें हैं। बहुत सारे इसमें जो रहते हैं वो देहातों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं तो भी अविकसित क्षेत्रों में रहते हैं, और इसके कारण साक्षरता, अंकगणित, ये समस्याएं बहुत बड़ी थी। इस पॉलिसी में इसका विचार करके एक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरसी कमीशन का निर्माण करने का प्रावधान है। ये कमीशन का काम ऐसा होगा कि अक्षर परिचय और गणित, इन दोनों में हम कहते हैं ना कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में 3 आर्स बड़े महत्व होते हैं। एक रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा एरिथमेटिक। इन तीनों प्रकारों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये दृष्टिकोण सामाजिक हमारे यहाँ है। लड़कियों के शिक्षा के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड नाम की व्यवस्था है। पहले ही इसका विचार किया है, इसके पहले नहीं हुआ था। छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए
एक विशेष फंड की व्यवस्था है जिससे वो फीस, स्कॉलरशिप्स, फ्रीशिप्स, इन सारी बातों को हमारे सामने लेकर आ सकती है। उसका प्रावधान उसमें है। मैंने प्रावधानों का उल्लेख किया, लेकिन उसके पीछे जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक एकता का, सामाजिक समरसता का दृष्टिकोण हमारे सामने दिखाई देता है। मैंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में एकात्म शिक्षा व्यवस्था होना आवश्यक था, और ऐसी शिक्षा होना तो एक एक कक्षा का दूसरी कक्षा के साथ जो संबंध रहता है वो उत्पन्न करना आवश्यक था। विद्यालयों के स्तर तक और महाविद्यालयों को भी मिलाकर अभी तक हमारे पास 10+2+3, 10+2+3 का एक मॉडल था। बहुत सालों से चला, लेकिन ध्यान में ऐसा आ गया कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो टुकड़ों टुकड़ों का विचार करने वाली व्यवस्था होती है, एकात्म नहीं है। और इसलिए इस नीति निर्धारण करने वाले लोगों ने एक ढांचा परिवर्तन का सुझाव दिया है, और वो ढांचा परिवर्तन है 5+3+3+4। इसमें से महाविद्यालय शिक्षा नहीं है अभी, इसमें शिक्षा है 12वीं तक, और उसको भी उन्होंने स्कूल एजुकेशन ही कहा है। पहले 5 सालों का अगर पहला टप्पा लेंगे तो उस 5 सालों में पहले 3 जो है, 1, 2 और 3, ये आंगनवाड़ी, बाल वाटिका ऐसे प्रकार के होंगे। फिर आएंगे वो पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में। पहले 3 वर्ष उसके लिए दिए जाएंगे, बाद में 2 वर्ष उसके लिए दी जाएंगे, तो पहली और दूसरी ये पहले अवस्था में पूरा हो जाएगा। दूसरी अवस्था है +3 की। ये जो पहली अवस्था है ये मूलभूत, फंडामेंटल, और जिसको हम कहेंगे कि न्यूमरसी, लिटरेसी वगैरह की बातें जिसमें आती है, डिस्कवरी का एक चैनल मन में खुल जाता है, ऐसे जो विषय है वो पहले इसमें आ जाएंगे। दूसरे 3 के इस हिस्से में हमें दिखाई देता है कि जो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का विचार होगा। दूसरा हिस्सा है +3 का। इस दूसरे हिस्से में मूलभूत शिक्षा का समावेश होगा। तर्क करना, गणित का परिचय करवा लेना, समस्याओं के बारे में चिंतन करना। तो छात्र के मूल रचना को एक प्रकार से उसमें चुनौती दी जाएगी, उससे वो सीखेगा। यह है +3। दूसरा जो +3 है, 5+3+3, ये जो तीसरा है, यह है प्रिपरेटरी शिक्षा के बारे में आवश्यक रहने वाला ये तीसरा हिस्सा है। और चौथे हिस्से में जो लिया है उसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12वीं यहाँ जोड़ दी है, जिसको हम जूनियर कहते हैं, वो जोड़ दिए है। ऐसा एक 5+3+3+4 का एक नया ढांचा स्वीकार किया है इस पॉलिसी में। मूलतः हेतु इसका है कि इन चारों हिस्सों का एकात्म विचार करके सिलेबस, करिकुलम की रचना करना, पुस्तकों की रचना करना, पेडागॉजी की रचना करना, शिक्षा पद्धति की रचना करना। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस शिक्षा नीति में हमारे सामने दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई विद्यालय बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत प्रगत रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, वातावरण अच्छा रहता है, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कोई विद्यालयों को किसी मदद की, सहायता की आवश्यकता होगी। हम शहरों में भी देखते हैं, देहातों को तो देखते ही देखते हैं। ध्यान में ऐसा आता है कि कुछ विद्यालयों को संपन्नता दिखती है तो कुछ विद्यालयों में अभाव दिखता है। इसलिए एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की योजना इसमें बनाई गई है। 25-30 आसपास के विद्यालयों को मिलाकर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स होगा, जो अपने यहाँ जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक कॉमन यूज उसमें आ जाएगा। जहाँ शिक्षकों की कमी है, दूसरे विद्यालय के शिक्षक वहाँ जाएंगे। और इसलिए ये एक आवश्यक बात है
कि स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी एक नई रचना इसमें हमारे सामने आती है। मैं तीसरे और आगे वाले एक मुद्दे के तरफ जाता हूँ। बहुत सालों से शिक्षा के माध्यम के बारे में चर्चा चल रही है। विज्ञान ऐसा कहता है कि बच्चे को अपने उसके 8 या 10 या 12 आयु तक मातृभाषा में या उसकी जो स्थानिक भाषा होगी उस भाषा में जिसमें वो बोलता है, चिंतन करता है, माँ पिता के साथ संवाद करता है, परिवार में संवाद करता है, तो ये फॉर्मेटिव स्टेज जो है, बहुत संस्कारक्षम अवस्था जो है, उस समय छात्र को जो शिक्षा मिलेगी उसका माध्यम एक तो मातृभाषा हो या उस क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज हो वो हो। कम से कम ये 5वीं तक चले, यानी प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक चले। संभव होगा तो 8वीं तक आप उसको ले जा सकते हैं, और संभव होगा तो पूरी शिक्षा ही मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में दे सकते हैं। और इससे एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेजी सीखने में कोई प्रत्यवाय नहीं है, एज ए लैंग्वेज अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन अपना उस विषय का और अभ्यास वस्तु का आकलन ठीक तरह से करने के लिए मातृभाषा में शिक्षा करना ये आवश्यक हमारे सामने बात आती है। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की बात बहुत अच्छी तरह से समाज ने अगर स्वीकार की तो ये नीति का बहुत बड़ा परिणाम हमारे समाज पे होगा। विद्यालयों के स्तर पर ये बात हुई। मैं थोड़ा महाविद्यालयों के यानी हायर एजुकेशन के, उच्च शिक्षा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उच्च शिक्षा का प्रारंभ हमारे देश में विश्वविद्यालयों की रचना के माध्यम से खड़ा है। आज अपने देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है। लगभग उसी प्रकार से देखा जाए तो 15 लाख शिक्षक आज वहाँ पर है। महाविद्यालयों की संख्या 45,000 से ऊपर है। तो इतना बड़ा व्याप उच्च शिक्षा का होता है, तो वहाँ भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का विषय आता है। आज महाविद्यालयों में आने वाली छात्रों की संख्या लगभग 26% है। ये एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि इस प्रकार के प्रयास हम करेंगे कि जिसके आधार पर 2030 तक ये जो प्रमाण है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का, वो कम से कम 50% तक चला जाएगा। और इसलिए जो विश्वविद्यालयों की पुनर्रचना करनी है, जो संशोधन को, रिसर्च को, अनुसंधान को महत्व देना है, ऐसी सारी बातें हमें इसमें दिखाई देती है। यहाँ भी ढांचा परिवर्तन का विषय है, जैसा स्कूल शिक्षा में है। आज का ढांचा ऐसा है, महाविद्यालय किसी ना किसी विश्वविद्यालय से जुड़े रहते हैं, वहीं से करिकुलम निश्चित होता है, वहीं से परीक्षाएं निश्चित होती है, वहीं से डिग्री देने का काम होता है। अभी ये ढांचा परिवर्तन करके विश्वविद्यालयों को 3 ग्रेड्स में, 3 ग्रेडेड एजुकेशन, ऐसा उन्होंने विचार किया है। जिन विश्वविद्यालयों में अधिकाधिक अनुसंधान हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, ऐसे विश्वविद्यालय रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज बनेगी। पहला ये वर्ग होगा। दूसरे वर्ग में वहाँ रिसर्च तो चलेगा, लेकिन टीचिंग पे, सिखाने पर, प्रतिदिन सिखाने की व्यवस्था पर ज़्यादा बल दिया जाता है, वो दूसरा होगा। और तीसरा होगा कि जो कॉलेजेस अच्छे हैं उन कॉलेजेस को एक समय होगा और कॉलेजेस अपने अपने स्वायत्तता के लिए प्रयास करते हुए डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस बन जाएंगी। ऐसे 3 प्रकार की व्यवस्था अगर करते हैं तो किसी ना किसी एक विषय पर बल देकर, कंसंट्रेशन करके हम आगे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन ऐसे हैं कि जो राष्ट्रीय विचार के साथ शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इस पॉलिसी में राष्ट्रीय विचारों को, जैसे कि मातृभाषा में शिक्षा हो, जैसे कि हमारा एंशियंट इंडियन नॉलेज जो है उसका प्रसार हो, हमारे एंशियंट इंडियन साइंस का प्रसार हो,
और आज के समय में इतना उनका जो उपयोग होगा उस उपयोग के बारे में अनुसंधान हो। फिर भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं के इंस्टीट्यूट्स उत्पन्न किए हैं। प्राकृत के लिए किया है, पारसी के लिए किया है, पर्शियन के लिए किया है, पाली के लिए किया है। ये भाषाएं लुप्त हो रही है ऐसा लगता था, और ये हमारे देश का परिचय करने वाली भाषाएं हैं। तो उसमें भी एक एक इंस्टीट्यूट की निर्मित करके ये काम किया है। ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए एक नए काउंसिल की रचना की है। बहुत सारा भारतीय साहित्य अन्य भाषाओं में नहीं जाता और फिर वो सीमित बन जाता है। तो ट्रांसलेशन का कार्यक्रम और भिन्न भाषाओं से भारतीय भाषा में दोनों प्रकार के ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का विचार इसमें किया है। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय विचार के साथ काम करने वाले शिक्षा संगठन है वो इसके बारे में अधिकाधिक समाज तक जाने का प्रयास करेंगे। उनके संगठनात्मक लेवल पे करेंगे, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में चर्चा वगैरह आयोजित करके करेंगे, और इंडिपेंडेंट संगठन भी बहुत है वो कर ही रहे हैं। मैंने देखा ये 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन 2-3 दिनों में ही बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके समाज के पर्यंत ये सारा विषय पहुंचाने का विचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक उसको स्वीकृति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा है कि वैल्यू एजुकेशन का विचार करते समय जिन बातों की सूची बनाई जाती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बहुत बड़ा महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का छात्र नागरिक बनने वाला है, उसको बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त होने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसके मन में कोई एक विचार आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आ सकता है, और ये करने के लिए और इसका प्रशिक्षण देने के लिए हमारा अंतिम डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को शालेय जीवन से ही उसको परिचित करवाना, उसको अपने नागरिकत्व का सही अर्थ प्राप्त होना, इतना ही नहीं तो उसके नागरिक कर्तव्यों को भी उसको प्रेरित करना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का समावेश शालेय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक आपको जगह जगह पर उसका उल्लेख मिलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर अपने देश का एक चित्र हमारे यहाँ अधिक पद्धति से उभर कर आएगा, ऐसी अपेक्षा है। जो दूसरी बात मैं कह रहा था हेल्थ केयर एजुकेशन, लीगल एजुकेशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, तो हेल्थ केयर एजुकेशन को एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसे अपने स्वदेशी पद्धति को भी समाविष्ट किया गया है, उसका भी ज्ञान उनको होना चाहिए, ऐसा कहा है। एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने कहा है कि जिस भिन्न भिन्न प्रकार के भौगोलिक और पर्यावरणीय प्रश्न रहते हैं उन सब का समावेश एग्रीकल्चर एजुकेशन में होना चाहिए। और लॉ एजुकेशन में थोड़ा बाइफरकेट किया है कि प्रैक्टिस करने वाले, प्रैक्टिस ना करने वाले। तो शिक्षा आयोग ने, ये जो पॉलिसी मेकर्स ने बहुत ही विस्तार से अपना एक विशाल पट हमारे सामने रखा है। पार्लियामेंट के कानून के आधार पर उसकी निर्मित होगी, स्वायत्त व्यवस्था होगी, और अच्छी बात ऐसी है कि अनुसंधान के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अपने अपने बलबूते पर रिसर्च फंड उत्पन्न करने वाले लोग हैं, लेकिन शासन के माध्यम से भी इसके लिए इतना बड़ा राशि का योग व्यवस्था प्रावधान उसमें की गई है कि रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन निर्माण किया जाएगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो परिवर्तन की परिचायक है, और वो बात ऐसी है कि अभी हमारे सारे विश्वविद्यालयों में बहुविद्याशाखीय शिक्षा नहीं होती, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं होता है। इस पॉलिसी का आग्रह ऐसा है कि इसके आगे आने वाले
सब प्रकार के उच्च शिक्षा में केवल एक विद्या शाखा का अभ्यास नहीं करेगा, तो एक ही समय पर छात्र अनेक विद्या शाखाओं का अभ्यास कर सकते हैं। उसका कोई एक मेजर विषय रहेगा और बाकी उसको अनेक विद्या शाखाओं की शिक्षा महाविद्यालयों में उपस्थित होगी। और इसलिए डिग्री का विचार करते समय भी ऐसा कहा है कि उसमें बहुविद्या शाखीय व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। एक छात्र को अनेक ऑप्शंस उपलब्ध होने चाहिए। इतना ही नहीं तो एक एक वर्ष के बाद में उसके लिए कुछ नए कोर्सेज करने की व्यवस्था होगी, और इसलिए उसमें एक वर्ष की शिक्षा पूरी करके वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, 2 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके वो डिप्लोमा कर सकता है, 3 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके वो डिग्री कर सकता है, और जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या अनुसंधान की तरफ जाना है वो 4थी वर्ष की शिक्षा करेंगे, अन्यथा 3 वर्षों में ही वो ग्रेजुएट होगा। लाभ क्या है इस व्यवस्था का? इस व्यवस्था का लाभ ऐसा है कि एक एक अवस्था में हम मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा का विचार कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेस करते रहते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। एक बहुत नई कल्पना इस शिक्षा आयोग ने की है, और वो नई कल्पना ऐसी है कि एक क्रेडिट बैंक तैयार की जाएगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जितने वो क्रेडिट्स मिलाएगा छात्र, उसको डिग्री दी जाएगी और उसको अपने करियर को विकसित करने के लिए एक बड़ा साधन उसके हाथ में हमारे सामने आएगा। एक अंतिम बात मैं बताता हूं, और वो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में हम बहुत बार चिंता व्यक्त करते हैं, सही भी होता है। इसकी व्यवस्था शिक्षा से ही करने की आवश्यकता है, और शिक्षा से करने की आवश्यकता होगी तो स्वाभाविकता व्यावसायिक शिक्षा को आगे चलाना होगा। ये अपने 10+2+3 में +2 की अवस्था में व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाने का प्रावधान था, लेकिन उतना यशस्वी नहीं हुआ। अब यहाँ कहना है कि 6वीं इयत्ता से अनुसंधान की आदतें शुरू हो जाएगी, महाविद्यालय क्षेत्र पर उसका व्याप बढ़ेगा, और कम से कम 50% छात्र ऐसे होंगे कि जो वोकेशनल एजुकेशन पूरा करेंगे। हम हमारे देश के औद्योगिक उन्नति का विचार करते हैं, हमारे देश के आर्थिक उन्नति का विचार करते हैं। ये सब करना होगा तो आवश्यक होगा कि हमारे छात्र व्यवसाय शिक्षा में, प्रौद्योगिकी शिक्षा में, टेक्निकल एजुकेशन में दुनिया के साथ एक अच्छी प्रकार की प्रतियोगिता करने के लिए सक्षम हो। मुझे लगता है कि इसका सारा व्यवस्थापन करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब सबका ध्यान लगा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने 4 स्तंभ उत्पन्न किए हैं। एक शिक्षा के गुणवत्ता का विचार करेगा, दूसरा शिक्षा के अर्थव्यवस्था का विचार करेगा, तीसरा शिक्षा के रेगुलेशन का, उसको नियंत्रित करने का विचार करेगा, और चौथा उसके स्टैंडर्ड्स निश्चित करने का विचार करेगा। ऐसे 4 उसके स्तंभ रहेंगे। उन स्तंभों के आधार पर इस इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था होगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये भी योजना हमारे सामने आएगी। लेकिन आज जो एक शिक्षा नीति हमारे सामने आई है वो मूलतः परिवर्तन की ओर ले जाने वाली है। मैं स्वयं उसका वर्णन करूंगा कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन की गुंजाइश इस शिक्षा नीति में उत्पन्न की है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये योजना, ये प्रकार की हमारा उद्दिष्ट, ये महत्वाकांक्षा हमें पूरी करना है। मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का सारा विचार अगर होगा तो शिक्षा को संपन्न करना ही आवश्यक होगा। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना शिक्षा के प्रांगण से ही आगे जाती है। ऐसी शिक्षा को इतने सालों के बाद में एक सुविहित, सुविचारित शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। मैं फिर से कहता हूँ कि इस शिक्षा नीति का स्वागत बहुत बड़ी मात्रा में समाज में हो रहा है। मैं भी इस शिक्षा नीति का बहुत खुले दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को मनपूर्वक धन्यवाद।